सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के खास विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी मेहमानों का परिचय बता दूं। व्यास नारायण कुर्रे साहब जुड़े हैं भिलाई से, बहुत बहुत स्वागत है कुर्रे साहब। संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं सरगुजा छत्तीसगढ़ से, उनका भी स्वागत करते हैं। दिनेश गितलहरे जी जुड़ गए हैं खरसिया से, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश गितलहरे साहब। हमें सुन पा रहे हैं? मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अभी अभी छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर पूरे समाज के अंदर में काफी आक्रोश है और लोग सड़कों पे उतर करके आंदोलन की राह पे निकल चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। इस पर हम लोगों ने आज विषय चुना है कि इस पर हम क्यों ना चर्चा करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया कभी भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ना तो डिबेट करती है, ना चर्चा करती है, ना अखबारों में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जिसमें सबसे ज्यादा बहुतायत सतनामी समाज के लोग हैं जो प्रभावित हैं, और वैसे तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत बहुत सारे जाति के लोग शामिल हैं जिसमें चौहान हैं और भी अलग अलग कैटेगरी के एससी के लोग हमारे साथ इसमें एससी में बांटा गया है, सूची में लिस्टेड किया गया है। तो जिस ढंग से अभी सड़कों पर उतर करके पहले जो हमारा रिजर्वेशन था 16% था, बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में उसको घटा करके 12 कर दिया गया था और कांग्रेस की सरकार ने उसे 1% अभी बढ़ाया है और इस पर भी काफी विवादित बयान दोनों तरफ से चल रही है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से। तो जिस ढंग से बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था वो प्रतिनिधित्व का सवाल पर उन्होंने रिजर्वेशन किया था कि कौन किसकी कितना अनुपात है, कितनी किसकी जनसंख्या है। लेकिन इस पर अगर हम बात करें, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, तो तीनों कैटेगरी का जो लिस्टेड है अगर हम देखें तो आज भी ओबीसी की जो आरक्षण है वो 1831 में अंग्रेजों ने जो किया था उस रिजर्वेशन के आधार पर उनको 52% माना जाता है। लेकिन जो सेंसेक्स होना चाहिए था वो आज के डेट में जो विभिन्न जाति का जो अनुसूची है उसका सही सही डाटा कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोवर्सी है। इस साल जो सेंसेक्स होना था वो भी नहीं हो पाया है, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए था, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले संतोष साहू साहब चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विधिवेत्ता भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर संतोष साहू जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संतोष साहू जी, इस पर मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन को जो घटाया गया है और इस विषय पर जो अभी छत्तीसगढ़ में काफी आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे इस पर संतोष साहू जी? जी, मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, भाई जगदीश सतनामी जी और भाई मेघराज सिंह जी को, कि आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो एक ज्वलंत विषय है अभी उस पर ये चर्चा लेकर आए हैं। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में 3 करोड़ 20 लाख लगभग लोग हैं। 3 करोड़ 20 लाख लोग 5 भाग में हैं, वो पूरे देश में हैं। हम यहाँ तो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड हैं या जनरल हैं या माइनॉरिटी। हम अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति की जो सूची है, इस सूची में 44 जातियां हैं। 44 जाति का जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसमें अखबारों में आया था 11.77%। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के भाइयों की संख्या बताई गई थी 30.41%। हम हालांकि इसको 32% मान के चलते हैं। ओबीसी की जनगणना आपने जैसा कहा 1931 को प्राप्त जनगणना हुआ, 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1951 से पहले भारत आजाद हो गया और जाति आधारित जनगणना का मामला को बदलकर धर्म के नाम पे जनगणना कराई गई। इसलिए हमारा मामला अधर्म में लटका और सुप्रीम कोर्ट ओबीसी की पहचान दिया 16 नवंबर 1992 को।
छत्तीसगढ़ का ये मामला है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के मध्य एरिया में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जब मध्य प्रदेश में 16% रिजर्वेशन था तो छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना को मान्यता नहीं मिली। जिस हिसाब से बात सामने आया, बिना आंकड़े का आप लोग तो सुबह में क्या आराम से जाकर सो गए खाना। हमारे जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपनी आवाज को म्यूट करके रखें। प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है। जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि आवाज को म्यूट करें। जिनको अवसर दिया जाएगा वही अपनी बात रखेंगे। घर से आवाज आ रही है, कृपया ध्यान दें। संतोष साहू जी अपनी बात रखें। जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश में 16% शेड्यूल कास्ट के भाइयों की जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व था और छत्तीसगढ़ का मध्य जो छत्तीसगढ़ है उसमें शेड्यूल कास्ट और ओबीसी बाहुल बहुसंख्य जिला आते हैं। तो वो संख्या इतना कम कैसे हो गया है, इसके क्या कारण है, ये एक बात हो गई। दूसरा है कि भारत में अब हम शेड्यूल कास्ट हैं। शेड्यूल कास्ट के रूप में हमें जो मान्यता है इसका पूरा जानकारी समाज को होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जो ब्राह्मणी व्यवस्था था, मनुवादी व्यवस्था में जिन भारत के मूल निवासियों के साथ छुआछूत का बर्ताव किया गया, ऐसे समस्त जातियों को सूचीबद्ध किया गया, शेड्यूल किया गया। एस का मतलब शेड्यूल, सी का मतलब कास्ट, कास्ट मतलब जोड़ना, जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में 44 जातियां हैं, 44 जाति हैं मुख्य और उपजाति। हर जाति के 12 से अधिक उपजातियां हैं। इतना हजारों जाति उपजाति में जो वर्ग है उसको जाने अनजाने जो शिक्षा में प्रतिनिधित्व है, नौकरियों में प्रतिनिधित्व है, राजनीति में प्रतिनिधित्व है, उद्योग में चाहिए, भूमि में चाहिए, अभी तो ये बात ही अधूरा है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलाने वाले जिस बात को लेके सड़कों पे हैं उनके मांग को मैं समर्थन करता हूं और सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि 2021 की जनगणना होनी थी, 2022 हो गया। प्रॉपर तरीके से छत्तीसगढ़ के शेड्यूल कास्ट का जनगणना हो, शेड्यूल ट्राइब का जनगणना हो, ओबीसी का जाति आधारित जनगणना हो और जब ये डाटा प्रॉपर तरीके से पटल पे आए उसके आधार पे ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी। आपने काफी विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं व्यास नारायण कुरे जी के पास जाना चाहूंगा। कुरे साहब, अभी संतोष साहू जी की बात को आपने सुना काफी धैर्य से। मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपना तर्क रखें। व्यास नारायण कुरे जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार जी। बात ऐसा है कि जो हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, लेकिन इसके बेस में जाएंगे तो जैसे 1931 में पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना हुई, जिसके साथ जिन जातियों के साथ छुआछूत होता था उनके अलग शेड्यूल बनाया गया। तो उसमें भारत की कुल जनसंख्या के 15% के साथ होता था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये हो सकता, अलग अलग है, उस समय भी था, अलग अलग था। और उसी ट्राइब के जिनके जो जंगल पहाड़ों में रहते थे, अविकसित क्षेत्रों में रहते थे, ट्राइबल क्षेत्र, कठिन क्षेत्रों में रहते थे, वो ट्राइब बनाया गया और उसी उनका जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.5% हुआ। 1931 के बाद आज तारीख तक प्रॉपर जनगणना नहीं हुई है तो उसको फ्लैश आउट नहीं किया गया। सरकार की षड्यंत्र है। जैसे 1998 में जब बीजेपी सरकार आई थी भारत में, तो उन्होंने बोले हमारा संविधान 50 साल होने जाए, इसका समीक्षा करेंगे। जब समीक्षा करेंगे बोले उन्होंने, तो इसके लिए समीक्षा आयोग बनाया गया, जिसका कार्यकारिणी अध्यक्ष राम जेठमलानी जी को बनाया गया, मुख्य अध्यक्ष बनाया गया वेंकट चिलैया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। और इसके वजह से जब यहाँ भारत के जितने वकील हैं उन लोग सोच में पड़ गए कि भारत का संविधान चेंज होने वाला है, तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। इस आधार पर उन्होंने 1999 में 19 दिसंबर 1999 को दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें राम जेठमलानी जी को चीफ गेस्ट बनाया गया। और राम जेठमलानी जी को बोले गया कि आप सर अपने चीफ गेस्ट के भाषण में इस बात पे प्रकाश डालेंगे
कि भारत का संविधान की जो समीक्षा होगा तो किस टाइप का संविधान बनेगा, हमें थोड़ा हिंट्स कर देंगे ताकि हम अपने आप को उस टाइप से चेंज कर सके, क्योंकि हमारी रोजी रोटी संविधान की जानकारी से चलती है। तो राम जेठमलानी जी का भाषण वो जो 19 दिसंबर 1999 को दिया, उसका मेरे पास कॉपी भी है। वो उसमें बोला गया है कि हम भारत में ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें रक्त और जन्म के आधार पर उच्च कोटि के नागरिकों को ही उच्च पदों पर बैठने का अधिकार होना चाहिए, अन्य निम्न को नहीं। ये पेपर में फ्लैश आउट हुआ। तो जो कास्ट और ट्राइब के जनरली कास्ट के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, इस बात को पढ़ने के बाद थोड़ा चिंतित हुए, अगर ऐसा संविधान बनेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसी बात को लेकर के वाजपेयी जी से मिले, वाजपेयी साहब ऐसा संविधान चेंज हो तो बहुत गलत है ये तो उन्होंने बोला कौन बोला इस टाइप संविधान चेंज, बोले राम जेठमलानी जी ने बोले। क्या बोलते वाजपेयी जी का ये सेम टू सेम शब्द था, वो तो बुड़बक आदमी, उनकी बातों पर यकीन मत करो। अब आप बताइए कैसे हमारे लोग बुड़बक को बुड़बक मान लेंगे, जो भारत के जाने माने वकील हैं, वकील थे कहना चाहिए, और उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, उनके मुंह से बोला गया बात तो 16 आना सही हो सकता है, लेकिन वाजपेयी जी गुमराह करना चाहते थे। तो हमारे लोग उसके बाद कांग्रेस वालों के पास गए, कांग्रेस वाले पूछे सर ऐसा संविधान बदलेगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो बोले देखिए भाई, आप लोगों ने बीजेपी को जिताया है और बीजेपी ऐसा कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगले टाइम हमको मौका दो तो हम करेंगे बोले। तो बोले हमारे आदमी गुमराह हो गए, मतलब इनको ये हो गया कि तो ये भी सही जवाब नहीं दे पाए, इनके जवाबों से संतुष्टि हुए। तो इनमें से कुछ लोग काशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे उनके पास गए, उन्होंने बोला भाई ये संविधान बदल रहे हैं और हमारे खिलाफ जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ करिए सर, हम लोग तो सरकारी कर्मचारी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे सहायता चाहते। तो काशीराम साहब ने उनसे पूछे कि जो भाई आपको इस भारतीय संविधान से कुछ फायदा हुआ है क्या जिसे। तो हमारे अधिकारी लोग बोलते हैं हाँ सर हमको फायदा हुआ है, क्योंकि ये वही भारतीय संविधान है जिसके बनने से इस देश में हमको बराबरी का दर्जा मिला। ये वही भारतीय संविधान है जिसके बनने के बाद हम भारत के किसी भी शिक्षण संस्था में पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद हम अपने योग्यता अनुसार से किसी विभाग के किसी पद में किसी भी जगह पदस्थ हो सकते हैं, चाहे धार्मिक राजधानी ही क्यों न हो। इस वजह से संविधान हमारे लिए अनिवार्य। चलो अच्छी बात, आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने 15 मार्च सन 2000 से जीप रैली का आयोजन किया और 6 दिसंबर को दिल्ली में खत्म हुआ, और 9 महीने चलने के बाद उसमें लगभग 15 लाख लोग इकट्ठा हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है 15 लाख लोग अपना समय अपना पैसा लगा काशीराम साहब के एक आह्वान पे आए। तब बीजेपी ने देखा 15 लाख लोग आए, उनका कान खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि भी 1 लाख का भी दिमाग सरक गया, हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने क्या किया, 2001 में जो होने वाली जनगणना थी जो 1999 में शुरू हो गई थी, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कहाँ पे जनसंख्या घटाना है, क्या करना है, अर्थात किसी भी जगह इन लोग जनसंख्या इनका सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लोग सेंसेक्स जब लिखते हैं तो शीश से लिखते हैं। आपको मालूम है जो भी हमारे काउंटिंग में जाते हैं, जनसंख्या के जनगणना में जाते हैं, वो शीश से लिखने का उनको प्रावधान है, उसको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अर्थात आज भी मैं कह सकता दावे के साथ जो जनसंख्या आंकड़ा सरकार पेश कर रही है वो प्रॉपर सही नहीं है। अगर सही होता तो पूरा फ्लैश आउट क्यों नहीं किया जा रहा है। जब हमारे ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का जनगणना की कब से मांग कर रहे हैं, तो सरकार में ही पूरा लोचा है और सरकार का पूरा सहयोग कर रही है चीफ जस्टिस चुनाव आयोग बोलता सॉरी अपना सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात को बार बार लटका रही है। आज जो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों जनता को गुमराह करना चाहती है। इसमें राज्यपाल जो हमारे यहाँ के हैं जो वो बीजेपी के पूर्ण पदाधिकारी रहे हैं और वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के तहत चल रहे, इस बात को लोग भी लटका रहे हैं। और कांग्रेस भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट हमें क्या करी। अर्थात यहाँ पे हमारे लोग समझदार होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम घूम फिर के उन्हीं 2 दुकान में जाके फंस जाते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। और एक कांग्रेस और बीजेपी जो है हमको वाकई में किसी से देना ही नहीं चाहती आरक्षण, ये दोनों लटका के रखना चाहते हैं। इनका पूरी तरह से षड्यंत्र है। 2011 में जब ये सेंसेक्स फ्लैश आउट हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ में घटाया गया 12% किया गया, तो दुर्ग जिला में क्या पूरे छत्तीसगढ़ के जिला में इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन हुआ, आम सभा हुई। उसमें आम सभा में इस बात को मैं बोला, जितना दोषी बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी है जनसंख्या घटाने में शेड्यूल कास्ट के, उतना ही दोषी कांग्रेस और अजीत जोगी बोला। तो मारपीट हो गई थी। 3 दिन तक पेपर में आया, जब मैं किसी पार्टी का नहीं था उस समय, उस पर पेपर में लिखा के फला पार्टी के फला नेता ने ऐसा सब बोल दिया। उस दिन से मेरे को लोग नेता भी मानने लग गए, उनको धन्यवाद भी दिया इस बात के लिए। तो अर्थात हमें जानना ही पड़ेगा कि हमें कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें कैसे गुमराह किया जा रहा है। आज हमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों पार्टी में क्यों गुमराह करिए। ओबीसी का तो इतना हक मारा जा रहा है कि ओबीसी में जा रहे हैं, इतना हल्ला करने के बाद उनको 15% 27 बोल रहे हैं, आज तक 15% नहीं मिलता छत्तीसगढ़ में। इसके लिए हमें एससी एसटी को एक होकर के आने वाले टाइम में केंद्र और राज्य की सरकार बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से अगर यहाँ आरक्षण चले, हमारे हिसाब से सरकार चले, हमारे आइडियोलॉजी के लोगों को जिताना पड़ेगा और हमें उसके लिए एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा।
बिना राजनीतिक पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। केवल हम हल्ला कर सकते हैं, हम लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, और समझने के बाद भी हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगा। जब तक आज जी हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल करें, इसमें सही सोच समझ कोट करके सही सरकार मानसिकता वाली लोगों को सामने लाएंगे, तब शायद कुछ हो सकता है, मेरी जानकारी। जी जी, बहुत शायद मैं शुक्रिया ज्यादा व्यास बात नहीं नारायण किया। कुर्रे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके बस फिर से लौटेंगे। हमारे साथ जी राजन बंजारे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। भार्गव साहब भी आ गए हैं, तो मैं बारी बारी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं पहले भार्गव साहब से ले लेता हूं। भार्गव साहब, जबकि अभी दो मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रखें। श्यामलाल भार्गव जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ सर, जय भीम जी, सर। जय भीम। आवाज जा रहा है? जी जी, बोले। कि आज की परिचर्चा में जो आरक्षण का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे तो चर्चा होते रहना चाहिए, और हमारे लोगों में बहुत कम जानकारी है आरक्षण के बारे में, अवेयरनेस की कमी है। इसलिए हमारे लोगों को जो भी आता है, कुछ भी बोलता है, भरमा के चले जाते हैं। जब आरक्षण की शुरुआत हुई, संविधान बन रहा था, उसी समय जो मनुवादी समाज व्यवस्था के आधार पर जिन समाजों को और जिन जातियों वर्गों को पिछाड़ा गया था, उन जातियों को समता के अवसर प्रदान करने के लिए, समान लेवल में लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन का व्यवस्था किया था। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 18 ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14 से शुरू होता है, और आर्टिकल 48 जो नीति निर्देशक तत्व है, 46 ये नीति निर्देशक तत्व है। इसमें कहा गया कि जो शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा इनके उन्नति करने के लिए। ये संविधान बनने के समय एक समझौता हुआ देश के साथ में, राज्य के साथ में। इस समझौता के तहत जब कुछ कुछ राज्य जो है आर्टिकल 46 के तहत कुछ रिजर्वेशन शिक्षा पे लागू किए, लागू होते ही मनुवादियों का पेट में कीड़ा दौड़ने लगा, पेट खोलने लगा। और उसी समय आपको पता होगा कि 1951 में ही, जब तक देश में पहला चुनाव भी नहीं हुआ था, संविधान सभा ही हेलो हाँ जी, संविधान बोले। सभा ही देश में संसद का काम करता था। उस समय ही संविधान सभा में संसद का काम करता, उस समय ही ये शिक्षा में आरक्षण जो कुछ राज्यों ने लागू किया था, उसके खिलाफ में चंपकम दुराई राजन, मद्रास राज्य की थी, एक ब्राह्मणी थी, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ जो है अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा था कि यदि आप ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको आरक्षण देते हैं, तो जो सवर्ण के बच्चे हैं उनके समता का अधिकार का उल्लंघन होगा। ये देखिए, उनकी मानसिकता देखिए, शुरू से ही संविधान लागू ही हुआ था और उनकी मानसिकता सामने आने लगा आरक्षण के विरोध में। तो जो जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, वो उसको भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जातिवादी मानसिकता सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्टिकल 46 जो है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14, 15, 16 ये कोर्ट में प्रवर्तनीय है और ये चैलेंजेबल है, कोर्ट में चैलेंज इस पर किया जा सकता है। तो देखिए जज का मानसिकता देखिए, उन्होंने कहा कि हम तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के पक्ष में जाएंगे, समता के अधिकार के पक्ष में जाएंगे, और 46 चूंकि अप्रवर्तनीय है
नीति निर्देशक तत्व है उसके पक्ष में हम नहीं जाएंगे। चंपकम दुरई राजन को जीत हुआ, संविधान का हार हुआ। उस समय में जब संविधान का हार हुआ तो जो शिक्षा का अधिकार था, जो शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ था, वो तत्काल बंद हुआ था। कितनी गलत मानसिकताएं उस समय से शुरू है ब्राह्मणवादियों का। इस पर बाबा साहब उस समय जीवित थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उन्होंने उस समय कहा था अपने भाषण में, सुप्रीम कोर्ट को भी कहा और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कहा था उन्होंने कि ये जो डिसीजन आया है आर्टिकल 14, 15, 16 चंपकम दुरई राजन का, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था जो जज है उनको संविधान का कंटेक्स्ट मालूम नहीं है, सीधा बाबा साहब ने कहा। जज की फैसला संविधान के मूल भावना को समझते हुए देना चाहिए। तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया और इसका प्रभाव पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर उन्होंने 15 आर्टिकल 15 में क्लास 4 और उसमें जोड़ा, इंसर्ट किया 15(4) संविधान संशोधन करके, तब जाकर के एजुकेशन में हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिला। लेकिन ये जो रिजर्वेशन के खिलाफ रेगुलर अभी तक जो है रीट आते रहते हैं। और जब तक कि 1976 में एक थॉमस एन थॉमस साहब का डिसीजन नहीं आया था, तब तक जो है ये इसको तो ये रिजर्वेशन को सामान्य प्रक्रिया माना जाता था। एन थॉमस का जो डिसीजन आया तो उसके बाद में कहा कि ये सब्सटेंटिव है, फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। तब से थोड़ा बहुत मतलब इस पर कोर्ट और संविधान में जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव डिसीजन आने लगा। लेकिन फिर भी अभी भी आप देख लीजिए, ये जो है अपने लिए रिजर्वेशन लेना रहता है तो वो अपने लिए रिजर्वेशन के लिए कोई इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, और संसद में कोई इसका बैठक होती नहीं है। और जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है तो उसमें तरह तरह के अड़ंगा लगाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में देख लीजिए सर। तो ये मानसिकता इनकी खराब है और कोर्ट का भी मानसिकता खराब है और सरकार का भी मानसिकता खराब है। ये सभी मनोवादी लोग हैं। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ऊपर उड़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो यदि हमको जो है सही मायने में लोगों को आगे बढ़ाना है और लोगों के हक अधिकारों के लिए कुछ करना है, तो सबसे बड़ा काम तो होगा कि पहले हमारे जो राजनीतिक पार्टी है उसको समझना पड़ेगा, कांग्रेस भाजपा को समझना पड़ेगा, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो पार्टी बनाया है बहुजन समाज पार्टी, उसका समर्थन करना होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं राजेंद्र बंजारी जी काफी देर से हमारे साथ सुन रहे हैं। राजेंद्र बंजारी जी अपनी आवाज की म्यूट करें और अपनी सहभागिता दें आज की इस परिचर्चा पर। बंजारी सर, हेलो बंजारी जी, अपनी आवाज को खोलें। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सतनाम। सर हमारे साथी लोग बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, पहले हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट का जब मध्य प्रदेश था तो 16% था और एससी का जो है 20% था, एसटी का 20% था, एससी का 15% था। और इस तरह से जो रिजर्वेशन था और ओबीसी को 13% का आरक्षण था, वो उसको बढ़ा करके उस समय 32%, 20% को बढ़ा करके 32% कर दिया गया था। बाद में मुख्यमंत्री ने ओबीसी का आरक्षण जो था
14% था उसको अभी बढ़ा करके 27% कर दिया गया, और एससी का जो 12% है उसको 13% कर दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पारित करके राज्यपाल अनुसुईया उइके को दिया। अनुसुईया उइके ने इससे कुछ तथ्यों के माध्यम से वो चाहते थे कि आदिवासी की जो आरक्षण है वो बढ़नी चाहिए, ओबीसी के बारे में वो चर्चा नहीं करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे आदिवासी राज्यपाल तो है, पर अब वो राज्यपाल होते हुए भी ओबीसी का भी भला करना चाहिए था। तो एक संवैधानिक पद में भी है, तो संवैधानिक पद में रहते हुए सबका भला देखना चाहिए। पर ये जो आरक्षण एक तरह से वो बीजेपी के समर्थित है, वो राज्यपाल वो ये नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में इनका भला हो, ना एससी का भला हो, ना एसटी का भला हो, ना ओबीसी का भला हो। एक पैच में फंस गया वो। और इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में जो अभी आरक्षण है 58 से लेकर के 72% पहुंच गया। 4% जो है ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। तो इस तरह से हमारे आरक्षण में सभी तरह की कटौती करते गया, और ये चाहते ही नहीं है कि इसका आरक्षण का फायदा ले। केंद्र सरकार की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27%, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और राज्यों में अलग अलग ये हो सकता है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के 10% से जनरल लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के जो परसेंटेज था 27% और एससी के 15% अनुसूचित जाति के लिए, इसको बढ़ा करके एसटी के 7.5% की व्यवस्था की गई थी। उसको 50% से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस 9वीं अनुसूची के तहत की गई है। और ये आरक्षण जो है सबसे पहले हमारे देश में 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए एक समर्थन में एक अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। प्रारंभ में उसे 10 वर्ष की अवधि के लिए पेश किया गया था। आरक्षण जो होता है समाज में समानता लाने के लिए है। अनुसूचित जाति दोनों की आर्थिक संपन्नता, आर्थिक दरिद्रता, स्वावलंबी तो ये दोनों भिन्नताएं दर्शाती है। अनुसूचित जाति के समाज के निम्न वर्ग के लोगों को कहा जाते हैं, जिन्हें हम अभी भी अछूत के रूप में मानते हैं। अनुसूचित जनजाति के एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो ज्यादातर समाज से अलग रहते हैं और अपनी रीति रिवाज अलग तरीके से मनाते हैं। ओबीसी की जो संवैधानिक जो आरक्षण है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, उनको भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 1928 में बॉम्बे के एक प्रांत में गवर्नर सल्टन नाम के ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़े जातियों के लिए कमेटी गठन कर एक उनका भी प्रावधान रखा था। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सभी के लिए समानता का अधिकार, हक दिलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक इन सभी अधिकार को प्राप्त करने के लिए
संविधान में एक प्रावधान रखा है और इस प्रावधान के तहत ये जो व्यवस्था बना के रखे हुए, जिसको हम मनुवाद या ब्राह्मणवाद के कहते हैं, एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था होने के कारण ये सभी हक अधिकार हम लोग से छीन लिए गए और हम सबको मजबूर कर दिए इस तरह से जीवन जीने में। यहां तक से उस समय स्थिति ऐसी थी, पानी पीने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी स्थिति को एक कमेटी तैयार करके उसको एक प्रावधान दिया ताकि सर्वे कराया, सर्वे करा करके हक अधिकार की लड़ाई और संवैधानिक मान्यता, जिसको हम अनुसूची में बोलते हैं, लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में जानते हैं। कुछ लोग एक भ्रमित फैला दिए गए थे कि ओबीसी के लिए नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1942 में भी उसने उसके लिए भी एक प्रावधान रखा था। ये बहुत बड़ा हमारा डॉक्टर बाबा साहब का योगदान रहा, हम सब के लिए बड़ा योगदान रहा। आज हम जो कुछ भी हैं डॉक्टर बाबा साहब के संविधान के कारण ही है। अगर हमारा संविधान इस तरह से नहीं होते तो हमारी स्थिति और बद से बदतर रहती। अपने हक अधिकार के लिए एससी के लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं, ओबीसी के लोग तो बिल्कुल समझते ही नहीं है आरक्षण क्या होता है। ये उनके सवर्णों के लिए या सामान्यों के उनसे भड़कावे में जाते हैं और उनकी भड़कावे में करके अपनी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें हक अधिकार लेना है नहीं लेना है। एक तरह से वो गुलामी की जिंदगी जी रही। अब आदिवासी, जिसको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, वो बेचारे को ऐसे समस्या है, वो जंगल में रहते हैं, उनकी किसी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो पाता है। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए खास करके वो शिक्षा से कोसों दूर नजर आते हैं, अशिक्षित है, वो समझते ही नहीं है कि क्या हमें, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, शासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमें क्या क्या लेना चाहिए। वो तो अपने में मस्त रहते हैं, वो जानते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती 2011 के अनुसार से किया गया है। तो बात ये होती है कि आरक्षण जो है सबका एक भागीदारी होना चाहिए। एससी का आरक्षण के बारे में डिटेल जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा 15% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में था, तो आज भी उसको बरकरार रखना चाहिए। तो एससी के वर्ग में एक रोष है, क्या हमारे लोगों की जनसंख्या कम हो गई? तो जनसंख्या कम हुई तो कैसे कम हुई, ये सरकार हमारी जानकारी दे। और ये आंकड़े भी किसी तरह से देते ही नहीं है। तो एससी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें, आप हमारे भाई लोग जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण बढ़ाइए, उसकी जनसंख्या अनुसार से मिलनी चाहिए, ओबीसी के लोगों को मिलनी चाहिए, पर हमारी कम क्यों होनी चाहिए? जैसे कि यहाँ पे जनरल सीट जो होते हैं, जनरल के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस 4% दी गई है। हकीकत में देखा जाए कि उसकी आरक्षण जो है इतना है ही नहीं है, जनसंख्या है ही नहीं है। फिर भी सरकार ने एक पैरवी करके, एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक भेदभाव की तरह सरकार चलती आ रही है और अभी भी चल रहा है। 15 साल बीजेपी शासन ने हमें गुमराह करके रखा, अभी 5 साल होने जा रहे हैं इस सरकार को हमें गुमराह करके रखा, और रख करके दोनों का, किसी का भला नहीं चाहता। ये दोनों आपस में लड़ते रहे, मूलभूत समस्या से दूर रहे और अपनी शासन सत्ता बरकरार रखे। इस तरह से इन लोग हमें गुमराह करते रहते हैं। इतना कर करके मैं अपना वाणी पे विराम देता हूँ। जय भीम। जी जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे जी। मैं इस संबंध में संतोष साहू जी के पास फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि संतोष साहू जी एक ओबीसी वर्ग से हैं और छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की बहुत बड़ी आबादी है। हालांकि इसका डेटा भी हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत में ओबीसी की कोई कंप्लीट डेटा नहीं है। और इस बारे पर आप सब लोगों ने कहा भी है कि ये वाकई में गुमराह करने की साजिश है। इस पर कुर्रे जी ने भी काफी डिटेल से अपनी बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि संतोष साहू जी दोबारा फिर इस विषय पर अपनी चर्चा करें। मैं व्यास नारायण कुर्रे जी से चाहूंगा कि मैडम भाभी जी जुड़ी है, तो आपका चेहरा उल्टा पुल्टा आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप या तो बैठ जाएं, सीधे से बैठ जाएं। हम आपको भी इसमें इस अवसर पर आपसे आपकी भागीदारी लेंगे।
तो मैं चाहूंगा कि भाभी जी भी किनारे में बैठ जाएं, व्यास नारायण पुरे जी। मैं चाहूंगा संतोष साहू जी अपनी बात रखें। अपनी आवाज को खोलें साहू जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। जी, जहां तक भारत के संविधान की व्यवस्था है, संविधान लागू होने से पहले भारत में हम जाति आधारित जीवन जीते थे, जाति की व्यवस्था थी और लगभग भारत में 2140 वर्ष तक जाति की व्यवस्था थी। इस जाति में हजारों जातियां और हर जाति के मिनिमम 12 उपजातियां, उपजातियों में भी आपस में रोटी बेटी के संबंध नहीं रहे। इतना ज्यादा भारत का समाज बिखरा हुआ था, कांच जैसे फर्श पे गिर जाए और कैसे टूटता है, ऐसे भारतीय समाज की दशा थी। पर महामानव भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विद्वता और उनके दूरदर्शिता का यह परिणाम हुआ कि इस देश में संवैधानिक रूप से हम भारत के समाज में ये पहचान हमें मिली। गुलाम भारत में लगभग 1928 के आसपास ये शब्द प्रयोग होने लगा कि हम भारत में शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। और मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, मैं तेली जाति का आदमी हूं। भारत में कौन नहीं जानता है कि तेली का मुंह देखने से दिन खराब हो जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसे ना मालूम कितने अपमानित शब्दों से इतनी बड़ी संख्या को अपमानित किया जाता था। कौन नहीं जानता है, ये कहने की बात नहीं है, ये गांव गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। बाबा साहब ओबीसी को भी अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से 1936 का ये शब्द प्रयोग है कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही तरह एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़े संख्या में लोग हैं जो अनुसूचित जाति की तरह, जनजाति की तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हाँ, ये सच है कि ये जो वर्ग है ये ब्राह्मणी व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में सछूत है, छूने लायक जातियां हैं। जैसे हम तेली हैं, हमारा पुरखा तेल के बीज से तेल निकाला। अगर ब्राह्मणी सिस्टम में जीने वाले लोग बोलते नहीं नहीं तेली के हाथ के तेल का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो तेल कौन बनाता? कुम्हार है, घड़ा हाथ से बना रहे हैं, पका रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। आज की तरह तो ऐसे स्टील और प्लास्टिक के बर्तन नहीं थे। अगर मनुवादी व्यवस्था के लोग कहे नहीं ये कुम्हार घड़ा बनाया, इसमें इस पात्र में हम पानी नहीं उपयोग करेंगे, इसमें नहीं भर सकते, तो घड़ा कौन बनाता? ऐसे समाज में जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले कामगार लोग थे, समाज को हर तरीके से विकास और उन्नति करने वाले लोग थे, उसको ब्राह्मणी व्यवस्था सछूत बना के रखा। ये बात महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को समझ थी, उन्होंने ही ये शब्द दिया, हम उनके ऋणी हैं। आज का, कल का जो शूद्र है आज का ओबीसी है, आज का जो ओबीसी है वो कल का शूद्र है। अब हमारे साथ एक समस्या क्या आ गई कि भारत में जो जनगणना जानकारी है कि 1871 से जनगणना अंग्रेजों ने शुरू किया था। 1871 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 1901 में हुआ, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ, 1931 में हुआ, 1941 में हुआ। हालांकि 41 की जनगणना को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मान्यता नहीं मिली, पर 1947 में भारत आजाद हो गया और भारत में जाति आधारित जनगणना जो ओबीसी का होता था वो जनगणना का नियम ही बदल दिया गया। जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, अब इनका जनगणना हम हिंदू के नाम पे करेंगे। अरे हम हिंदू कब से थे, कैसे थे, ये भी तो कोई हमें बताए। हम कहाँ से हिंदू हैं? हिंदू के नाम पे आप बोल रहे हैं कोई भी, ये हिंदू तो ऐसा शब्द हो गया भारत में कि एक किराने के दुकान की तरह, कि किराना दुकान लिखा हुआ है, हम बोले किराना सामान दो तो दुकानदार क्या देंगे? हमको नमक को नमक बोलना पड़ेगा, तेल को तेल बोलना पड़ेगा, साबुन को साबुन बोलना पड़ेगा। ऐसे विभिन्न सामग्री का अलग से वहां पे नाम है। ऐसे हिंदुत्व के अंदर हमारी जातियां हैं,
कोई भी आज ओबीसी, पूर्व वक्ता भाई ने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का हो रहा है, ये बात सच है, क्योंकि हम जाति में बटे हुए लोग हैं। तेली जाति के अंदर ही इतना सारा उपजाति है कि आपस में एक पंगत में बैठ के खाना नहीं चलता था। आज से 10-15 साल पीछे आप जाएं, रोटी बेटी का संबंध नहीं था, जात के अंदर इतना ज्यादा जाति और उपजाति की मामला थी। तो भारत में ब्राह्मणी सिस्टम का जो जातिगत व्यवस्था है अभी भी हावी है, और जब तक जाति आधारित चेतना रहेगा, ये जाति की व्यवस्था एक मनोरोग है। अब एक सुंदर स्वस्थ आदमी के हाथ के पानी को लोग बोल देंगे नहीं नहीं ये अछूत है, इसका मैं नहीं पी सकता। ये क्या है? एक मनोरोग है। इस मनोरोग का कैसे इलाज हो जब तक ओबीसी में वर्ग आधारित चेतना नहीं होगा। कल हम शूद्र थे, शूद्रों में जातियां थी, बिखरे हुए थे, उसको आज भारत का संविधान और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऋणी हैं। उन्होंने कांच की तरह बिखरे लोगों को एक पहचान दिलाने में कामयाब हो गए कि भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ही तरह एक बहुत बड़ा जनसमूह है जो अदर बैकवर्ड कास्ट है। मूल शब्द पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने कास्ट शब्द को हटाकर क्लास डाल दिया। अभी ओबीसी को पता नहीं चलता है हम पिछड़े वर्ग के लोग कौन है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के मूल सूची में 88 जातियां हैं और एक एक जाति के बहुत सारी उपजातियां हैं। 88 जाति के लोगों की संख्या लगभग छत्तीसगढ़ में 49% के आसपास है। मिनिमम 49% संख्या में हम 88 जाति के लोग हैं। कभी भी समाज में ये नहीं हुआ कि 88 जाति कौन है, कहाँ है, किस हालत में है, शिक्षा हर जाति में कहाँ पहुंचा, सर्विस में कभी कोई IAS IPS बने, क्लास 2 आए नहीं आए, इनके पास जमीन जायदाद क्या है, उद्योग धंधे क्या हैं, इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, इसके छानबीन के लिए समाज के तरफ से भी सबको बैठा के एक महापंचायत तो किया जाए, जानकारी तो ली जाए। ये भी नहीं हो रहा है। जिसको अवसर मिलता है संवैधानिक व्यवस्था का वो अपने जाति में लग जाते हैं, वो जातिवाद को खुद बढ़ाने लग जाते हैं। तो आज जो छत्तीसगढ़ में समस्या खड़ा है, शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण का बात है, मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट की सूची में 44 जातियां हैं। जो अपर लेयर की जातियां हैं वो शिक्षा, नौकरी, राजनीति में जरूर रहें, वो रहना भी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है। लेकिन अन्य जातियां किस हालत में है, कहाँ है, उनकी संख्या कितनी है, इसका सूत्र कौन लेगा? सरकार का, जैसे पूर्व वक्ता भाइयों ने कहा कि सरकार की मंशा देने की नहीं है बल्कि गुमराह करने की है। हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश में जब 16% थे तो मध्य छत्तीसगढ़ में तो वो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा संख्या कई ब्लॉकों में, कई गांव के गांव शेड्यूल कास्ट के हैं, कई जिला में है, तो संख्या कहाँ है? और ये जो शीश में जनगणना कराने का मामला है ये संदेहास्पद है। ये आप शीश में लिखकर फिर पेन में राइटिंग क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट जिस घर में बैठे हैं जो पूरी जानकारी ऑथेंटिक दे रहा है उसको प्रॉपर तरीके से वहीं पे अंकित क्यों नहीं किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में अभी अगर सही जनगणना हो तो 16% के ऊपर भी शेड्यूल कास्ट जा सकते हैं, ओबीसी 49 के ऊपर जा सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों का। मैं मूलतः कहना चाहता हूं कि हम पिछड़ी जाति के लोग, ओबीसी के लोग, ना ही आदिवासी भाइयों के शिक्षा, नौकरी, राजनीति के प्रतिनिधित्व, आरक्षण के विरोधी हैं, ना ही शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं। हम ओबीसी का भी मांग है कि हमारी संख्या के अनुपात में हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिले। हाँ, हम अनजान हैं सामाजिक व्यवस्था के कारण या संवैधानिक व्यवस्था में। अभी हमको जिस अनुपात में संविधान की समझ होनी चाहिए थी, शासन प्रशासन कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है, लोकतंत्र में पार्टियां क्यों जरूरी हैं, लोकतंत्र पार्टी से चलता है, पार्टी जन समूह से बनता है, और पार्टी में जो जीत के आते हैं वो सरकार के रूप में। अभी छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 20 लाख लोग हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 विधानसभा में जिसके पक्ष में 46 लोग जीत के आ गए, 13 लोग, एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री बन गए, और सदन की कार्रवाई और कैबिनेट बन गया।
अब वो हमारे पूरे 3,20,00,000 लोगों के भाग्य का फैसला करने का पावर संविधान उनको दिया है। तो आरक्षण को हमारी हिस्सेदारी है। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना हिस्सा उनको मिले। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाइयों को जो संख्या है, माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी से एक बार हमारी बात हुई, वो बोले कि मेरा गांव पूरी तरीके से आदिवासी बहुल गांव है और जनगणना में 2 आदमी बताया गया था। तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आप जैसे विद्वान, आप जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के गांव का अगर ये हालत है तो बाकी जगह विसंगति संभव है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मना कांसीराम साहब का ये नारा अभी भी प्रासंगिक है, आगे भी रहेगा कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बहुमत से चलता है। हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल, हम जनरल के विरोधी नहीं है। आपकी संख्या जितना है उतना आप ले लीजिए। अभी भी छत्तीसगढ़ में नौकरियों का अगर सर्वे कराया जाए कि समान वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है और ये लोग सर्विसों में क्लास 1 में, क्लास 2 में, 3 में, 4 में ये कितने परसेंट हावी हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जमीन का आ जाएगा, उद्योग का आ जाएगा, हर इंस्टीट्यूशन का आ जाएगा। अगर ये आंकड़ा आता है तो आने दीजिए। समाज के साथ न्याय, इतने बड़े बड़े संख्या रखने वाले वर्ग के साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, ये किस आधार पे बनेगा जी। तो मैं इस मौके पे आपने मुझे अतिरिक्त समय दिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व को न उलझाया जाए। संख्या के अनुपात में ये राज हम सबका है, हम सबका हिस्सेदारी है। बराबर संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी तय कर दिया जाए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं सभी आंदोलनकारियों को कि हमें संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए जी मैं वही कहना चाहता हूं कि सभी भाइयों से कि आप संवैधानिक दायरे में रह के कानून का पालन करते हुए पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वैसा मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब। हेलो। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। फतेह सर, सत श्री अकाल सर। सर आज का जो विषय है हमारा, जो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति की जो रिजर्वेशन है उसको घटा दिया गया है, जिसके कारण जो यहाँ पे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन पहले 16% था उसको घटा करके 13 कर दिया गया है। तो जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो बढ़ती गई है, उसको कम किए जाने को लेकर सड़कों पर है। तो उसी विषय पर आज हमारा जो विषय केंद्रित है और इस पर हमारे जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से रिजर्वेशन को लेकर जो बातें हो रही है, तो आप एक वैश्विक देशों में रहते हैं और उस स्थिति में जो अमेरिका के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जो रिजर्वेशन को लेकर जो बातें चल रही है, इस संदर्भ में जो अभी आपने बातें सुनी है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपना ख्याल और विचार रखें। जसबीर भाटिया साहब। जी, मैंने अभी साहू साहब को सुना। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कई बार जातिवाद के नाम पर, और चूंकि अब ये एक नई समस्या आपके सामने आई है तो आपने इस विषय को फिर दोबारा छेड़ा है। साहू साहब ने ठीक कहा, ये जो जातिवाद है ये मानसिक रोग है, और वो रोग कैसे पैदा हुआ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, जो कि बहुत पुरानी जो बीमारी होती है ना उसको क्रॉनिक बोलते हैं। और ये क्रॉनिक डिजीज जो ये रोग है ये सदियों पुराना रोग है, और बात यह है कि जो उसका समाधान है वो हम दूसरों से चाहते हैं, उन लोगों से चाहते हैं जो इस बात को बढ़ाना चाहते हैं, जो इस रोग को बना के रखना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक संकट की बात है, बड़ा ये विरोध है।
कि जो लोग सत्ता में हैं वो इस रोग को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। और जब तक आप खुद इस बात को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पे खड़ा होने की शक्ति नहीं रखेंगे, संविधान तो ठीक है, संविधान तो एक कागज है, लेकिन उसका क्या पालन हो रहा है, आपके जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, क्या उनसे ये सब हो रहा है? ये बातें कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कहूंगा। तो देखिए, किसी भी जाति की, जाति मैं नहीं कहना चाहता शब्द जाति का मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। कोई कम्युनिटी, कोई भी अपना जो लोग हैं, उनकी तरक्की दो तरीके से होती है। एक होती है शिक्षा से, दूसरी होती है आपकी जो जो आर्थिक उन्नति है। और उसके लिए आप खुद ही को ये सब करना हो, कोई को दूसरा आपके लिए नहीं करे। उसके लिए जद्दोजहद करनी होती। पहले शिक्षा को बढ़ाइए। जब तक लोग शिक्षित हुए तब वो समझेंगे अपने अधिकारों को और उनको अधिकारों को ठीक तरह से उनका प्रयोग करेंगे। तो आर्थिक उन्नति के लिए फिर या तो नौकरियां हैं या फिर अपने बिजनेस है, अपने अपने व्यवसाय हैं। तो नौकरियां तो लिमिटेड हैं, आप कितनी नौकरियां लेंगे, इतने करोड़ लोग हैं। तो मैं इसी बात पे हमेशा जोर देता हूं कि अपने पांव पे खड़े होने की शक्ति चाहिए, दूसरे आपके लिए नहीं करें। तो उनके हित में ये बात नहीं है कि वो आपकी तरक्की करें, आपकी उन्नति करें। तो इसके लिए क्या करना है, आप ही को इकट्ठे होकर सोचना है कि पहले जैसे एक ही, अगर ओबीसी में भी जैसे अभी साहू साहब ने कहा कितनी 80 हैं या 40 हैं, सब उसमें भी छोटे छोटे भाग हुए हैं। तो पहले तो आप उनको इकट्ठा करें, इस भावना को खत्म करें कि हम बैकवर्ड लोग। आप बैकवर्ड क्यों है भाई? किसने कहा आप बैकवर्ड? किसी ने कह दिया आप ओबीसी हैं तो उससे कहने से आप ओबीसी हो गए? आप भी उसी तरह के अच्छे इंसान हैं, उसी तरह सब हमारा जो भी इंसान के जैसे फंक्शन है वैसे आप करते हैं। आप किससे कम है बताइए? आप भी खाना खाते हैं, आप में शक्ति है, आप बाहुबल है, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आप पिछड़े हो क्यों है? किसने कहा आपको पिछड़े? ये बात मन से निकालनी है, यही मानसिक रोग है। अपने आप को पहले ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट कहना छोड़ दीजिए। हम भारतीय हैं। आदिवासी का मतलब होता है जो पहले सबसे पुराने रहने वाले हैं। तो उनमें वो बैकवर्ड कैसे हो गए? बैकवर्ड तो होना मतलब है उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हुई, शिक्षा की उन्नति नहीं हुई, उनको मौका नहीं मिला। तो जब तक इन चीजों को हम सुधारेंगे नहीं, तब तक वो सीटें और मिल जाएंगी, वो अपना स्वार्थ देखेंगे। तो जब तक उनके मन में ये बात नहीं आएगी कि हमको उन्नति करनी है एज ए कम्युनिटी, एज ए जाति कह लो, जाते कुछ कह लो, जाति का शब्द ही बड़ा बुरा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको खुद मिलके इस बात को सोचना होगा कि जो समाधान है वो हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा हम आपके लिए नहीं करे। जब तक आप अपने पांव पे खड़े होने की शक्ति नहीं पैदा करेंगे तब तक ये बातें चलती रहेंगी। जितनी मर्जी शिकायत कर लें आप, जितनी मर्जी गालियां दे दे सरकार को, तो क्योंकि सरकार, मैं बाहर बैठा हूं, मेरा धर्म नहीं है कि मैं उन पे कोई ऐसी बात करूं, लेकिन जो लोग इस बात को बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने सदियों से ये प्रणाली बना के जाति में बांटा है, वो यही चाहते हैं कि ये जातियां बनी रहें, आपस में लोग बटे रहें। तो आप खुद को इकट्ठा होना है और अपने आप को समझना है, अपने आप को शिक्षित करना है। शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि स्कूल में जाके अक्षर ज्ञान करना है। अक्षर ज्ञान भी चलो जरूरी है, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि हम लोग किसी से कम नहीं, हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं, अच्छे इंसान हैं। और जब सब आप मिल जाएंगे, सब आपके साथ जो व्यवहार है अच्छे, जैसे रोटी बेटी की बात कर रहे थे साहू साहब, मिलके खाना खाने की बात, इसीलिए गुरु साहिबान ने लंगर शुरू किए। आप भी कभी कभी लंगर करते हैं, मुझे मालूम है, शायद
गुरु घासीदास भी ऐसा करते होंगे। तो इन बातों को सोच के आपको पहले जिस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, बुनियाद अगर पक्की नहीं है तो बिल्डिंग भी कच्ची रहे। तो बुनियाद है आपकी शिक्षा। शिक्षा का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, आप क्या है, यही काफी है कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हमें जो इन जातियों बांटा गया है, ये एक ढोंग है, ये षड्यंत्र है आपके खिलाफ, इसको खत्म करना है। दूसरा यह है कि अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करें ताकि आपके पास आर्थिक उन्नति भी हो। तो उसमें आप फिर अपने आप पे निर्भर करेंगे, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे। मुजाहरे करने से, प्रदर्शन करने से नौकरियां नहीं मिलती, आपको खुद अपना करना हो। यही बस कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो साहब ने कहा 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन समाधान आपके हाथ में है। ये फ्रीज हो गया है। पूरे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। व्यास नारायण कुरे जी से मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जो भी मेहमान बचे हुए हैं वो संक्षिप्त में एक सारांश के रूप में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा समय करीब करीब पूर्णता की ओर है। व्यास नारायण जी। हाजिर, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये तो आप सभी समझ गए हैं कि सरकार किसी की भी हो हमें गुमराह करके रखना चाहती है और ये हमारे हक अधिकार को किसी न किसी तरीके से छीन रही है या देना नहीं चाह रही है। लेकिन हमारे जितने पूर्व वक्ताओं ने बोला कि जाति मानसिकता का रोग है, अपनी खुद के अंदर है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि देखो, अपने आप में आत्मबल तो हम मतलब बढ़ा सकते हैं कि हम शूद्र नहीं है, छोटे नहीं है, लेकिन हम अपने आप को अगर मान लें ब्राह्मण समझते हैं या ऊंचा समझते हैं, लेकिन उससे मायने तो सामने वाले हमें क्या समझता है। सामने अगर मैंने अपने आप को बोला सतनामी ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो मान लिया अपने आप को सतनामी, लेकिन सामने वाला मुझे क्या समझता है, मेरे साथ क्या व्यवहार करता है, ये मान्य रखता है। अर्थात हम ये चाहते हैं जातिवाद खत्म करने के लिए हमें जितने एक जैसे सफरर हैं आपस में रोटी और बेटी का संबंध हमें चालू रखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो, तब हम इन ब्राह्मणवाद से निपट सकते हैं। हमें एकता आएगी, हम एक साथ रहेंगे, तभी इनसे निपट सकते हैं। बस मैं इतना आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए बहुत शुक्रिया व्यास नारायण जी, संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छी बातें कही है। मैं राजेंद्र बंजारी जी के पास फिर से जाऊंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए। राजेंद्र बंजारी जी। हाँ जी सर, ऐसा है कि जातिवाद तो है छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा इसके पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, और ये सुदूर इलाके में रहते हैं, विकसित क्षेत्र नहीं है, ग्रामीणों का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पीछे होने का कारण है कि वो आर्थिक स्थिति है। गुरु घासीदास जी ने एक बहुत ही मूवमेंट चलाया, सतनाम मूवमेंट। सतनाम मूवमेंट के अनुसार से सभी को भाईचारा बनाने का काम किया। वो बोलते थे सबके साथ, सभी जीवों के साथ प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, ये भावना बना कर रखिए ताकि वो। पर हमारे जो ये राजनेता लोग हैं, खास करके जो सवर्ण में से जो जाते हैं, हमें हक अधिकार देना ही नहीं चाहते। कांसीराम साहब ने हमें एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक हमारी जाति नहीं जाएगी तब तक हम जो है इस तरह के शिकार बनते रहेंगे और हमें हक अधिकार नहीं देंगे। साथ ही शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब ने हमें जो बताया, 3 महामंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष आपस में नहीं करने का, संघर्ष इन लोगों के बीच में करना है जो हमें गुलाम की जंजीरों से जकड़ लिया है। इस गुलामी से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये जिस तरह से ये हमारे जो है सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, इस जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक भारत की लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो चाहते थे कि हमारा देश जो है सम्राट अशोक का राज्य रहे, सम्राट और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय रहे। तो जब तक हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय नहीं मिलेगा सर, तब तक हम जो है आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इतना कह करके मैं अपना वाणी विराम करता हूँ सर। जय भीम जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। मैं एक मिनट जी, मैं बात करना चाहता हूँ छोटी सी। जी, अभी जो भाई साहब ने कहा, राजेंद्र जी ने, कि संघर्ष हमारा अपने से नहीं है, दूसरों से है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
संघर्ष आपको पहले अपने विचारों से करना है। फिर आपकी विचारधारा में जो मानसिक रोग पैदा हो गया है, साहू साहब ने अभी कहा है, उस मानसिक रोग को खत्म करने के लिए आपके साथ अपने आप को संघर्ष देना। ये संघर्ष अंदरूनी, अंदर का भी है, बाहर का भी, क्योंकि आप उस मानसिक रोग में इतने फंसे हुए हैं सदियों से, आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कोई किसी से कम नहीं हूं। मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण हो गए या कुछ, वो भी जातिवाद की बात है। हम एक इंसान हैं और दूसरे इंसानों के बराबर है, चाहे वो कोई भी नाम हो, क्या जाति हो, बाती हो। मैं एक इंसान हूं, मैं सब इंसान के साथ हूं, सबके बराबर हूं। हाँ, हमारी शिक्षा में कमी है, पूरी करेंगे। हमारी आर्थिक अवस्था में कमी है, उसको आप छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करें। तो संघर्ष जो है खाली बाहर से ही या दूसरे लोगों से ही नहीं है, अपने आप से भी है, अपने विचारधारा से। यही बात जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं श्यामलाल भार्गव जी से संक्षिप्त में चाहूंगा कि सारांश में अपनी बात रखें। श्यामलाल जी। श्यामलाल जी। सर मैं भी चलता हूँ ना। जी, श्यामलाल जी अपनी बात रखें संक्षिप्त में। हेलो, हाँ, आवाज आ रही। आवाज आई ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को सौंपते हुए हम सबको एक बात का चेतावनी दिए थे कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, उसके चलाने वाले लोगों की नीयत अगर खराब है तो अच्छा से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी देश का संविधान कितना बुरा क्यों न हो, उसके चलाने वाले लोगों की नीयत अगर अच्छा है तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। ये हमें सीख ले लेना चाहिए कि आज चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है, अन्यथा 70 साल संविधान को लागू हुए हो गया, आज भी जातिवाद है, सामाजिक न्याय किसी को नहीं मिल पाया है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कितनी गैर बराबरी है, सारा वेल्थ एक जगह है, कुछ परसेंट लोगों के पास है और 90% आदमी गरीब से गरीब होते जा रहा है। तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि चलाने वालों का नियत इन 70 सालों में ठीक नहीं रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और शब्द कहा था उस समय में कि आप अपने घर के दीवारों में लिख लीजिए कि आप इस देश का हुक्मरान हो, आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। इसी बात को मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा था कि राजनीति वो गुरु के लिए है जो सभी समस्याओं के ताला को खोल सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं जहां तक सोचता हूं कि हम सबको संगठित होकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने जो कहा कि सत्ता एक गुरु के लिए है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी साहू जी हमारे बीच में बोल रहे थे, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया और सही तथ्यों को हम सबके साथ रखा है, हम सबके बीच में रखा है। और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग तो कुछ न कुछ जानते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं और ये कास्टिज्म को तो भोग ही रहे हैं, वो लोग उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग इस संबंध में ज्यादा जानते नहीं हैं। तो ओबीसी वर्ग के लोगों में जाकर के अपनी बात को रखें और उनको जोड़ें, तब जाकर के कहीं कुछ हो सकता है। बस इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं संक्षिप्त में संतोष साहू जी के पास फिर से चाहूंगा कि अपनी बात रखें। संतोष साहू जी, मैं इस मौके पे बस ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो आरक्षण को लेकर है। हम छत्तीसगढ़ के समस्त 3 करोड़ 20 लाख लगभग नागरिक हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, धार्मिक अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस की संख्या के अनुपात में यहाँ का सरकार इसको तय करे और अविलंब तय करे
इस पे किसी भी तरह का राजनीतिक दांव पेच या पेच ना फंसाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि जब तक ये विवाद हल नहीं होगा, एक तरफ वैकेंसी निकलेंगी, नियुक्तियां होती जाएंगी, तो वो किस आधार पे होगा, या फिर क्या पूरा जो सरकार का काम काज के लिए जो शासकीय सेवक चाहिए वो क्या रोक दिए जाएंगे, ये एक समस्या है। और अभी पूर्व वक्ता भाई ने जो कहा कि ओबीसी, ये बात सच है कि भारत में, गुलाम भारत में महात्मा ज्योतिराव फुले ओबीसी से थे, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ओबीसी से थे, तथागत गौतम बुद्ध तो ओबीसी के महानायक ही हैं, ऐसे संत कबीर जी, संत तुकाराम जी, ऐसे सब महापुरुष ओबीसी से थे। और भारत में, गुलाम भारत में सामाजिक आंदोलन अपने चरम पे था, पर दुर्भाग्य से आजाद भारत में सामाजिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया है। और इसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी बुद्धिजीवी भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ओबीसी एक सोया हुआ वर्ग है और ये देश प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। अगर भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पुरखों के कारण क्रांति करने में कामयाब हो गए, अब फिर से ये प्रतिक्रांति की तरफ भारत बढ़ रहा है। अगर इसको रोकना है तो ओबीसी को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा करना बेहद जरूरी है, ताकि भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पे आधारित समाज रचना का पुरखों का जो कल्पना है वो साकार हो सके। और धार्मिक जो बातें हैं, जिनको जो धर्म मानना है माने, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जीने के लिए तो हमें रोटी चाहिए, सुरक्षा के लिए हमारा संविधान ही हमें काम आएगा। तो संवैधानिक व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में हर तरफ से लेकर सभी लोग जाएं। हम लोग अपने लेवल पे जो बन पा रहा है, इसमें हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, बड़ा देश है, बड़ा जनसंख्या है, इसमें सभी को अपना समय, कीमती समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी करना ही होगा, और छत्तीसगढ़ का अमन चैन कायम रहे और ये विवाद ज्यादा आगे ना बढ़े। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें कोई भीख ना दे, हमारे ऊपर कोई एहसान ना करे, हमारे संख्या के अनुपात में शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और जो लोगों को लेना चाहिए वो देने की बात कर रहे हैं, जिनको देना चाहिए वो लेने की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह से जरूर है, ये आगे नहीं रहेगा। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा कराया, इसके लिए मैं भाई जगदीश जी आपको और भाई साहब मानवता भाई मेघराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद जी। मैं लास्ट में अमेरिका से हमारे साथ बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जसवीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी अंतिम टिप्पणी दें, ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे आपकी प्रतिक्रिया के बाद में। जसवीर भाटिया साहब। जी, बातें हो ही चुकी हैं, और खास में बाबा साहब की बात करते हैं, चलो जो उन्होंने कहा है संघर्ष करो, संगठित हो, शिक्षित हो। तो जो आज की समस्या जैसे साहब ने कहा है वो आरक्षण की है, तो उसके ऊपर तो जो आप तो संघर्ष कर रहे हैं वो ठीक है। आपकी जो सरकार है उसके ऊपर आपको भावी होना है, उनके ऊपर चाहे संघर्ष से हो, संघर्ष है, चाहे प्रदर्शन हो, जैसा भी हो, वो तो आप खुद ही जानते हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो आपके पास है, आपके अंदर में है, और आपको पहले अपनी मानसिकता को ठीक करना होगा, मानसिक रोग को खत्म करना, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। जब रोग रहेगा तो स्वस्थ कैसे रहेगा। तो सामाजिक, आर्थिक, शिक्षिक सब पहलुओं पर आपको ये जो रोग छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए आप अपने कदम उठाएं। जो भी आप संघर्ष कर सकते हैं, संगठित होके भी आप छोटे छोटे स्कूल बना सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, आप
संगठित होकर ही कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े जसबीर भाटिया साहब का, व्यास नारायण जी का, भागवत कुछ बात भार्गव जी का। जगदीश जी, मुझे कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, सबको सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। देखो, आरक्षण कब तक मांगते रहेंगे? कभी आरक्षण देने वाले बनोगे नहीं बनोगे? आरक्षण देने वाले बनना सोचो, इनसे भिखारियों से मांगते रहेंगे। ये तो सबके एक नंबर के भिखारी बैठे हैं वहां पर। जो दूसरों को छीन कर मांग कर खाने वाले लोग हैं, उनसे आप मांग रहे हैं आरक्षण। वो तो जो उसमें जो आप लोगों का हक है उसमें से भी निकाल के देते हैं। तो मैं दूसरी बात, जो चीजें होती है ना, महापुरुषों की जो बातें बताई हुई हैं वो अंतिम शब्द नहीं होते हैं, उसके कुछ व्याख्या करनी पड़ती है। अब जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, उसकी कुछ व्याख्या है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जब ये भाई साहब बोल रहे थे कि कोई भी संविधान अगर मतलब वो सही हो, अगर उसको बुरे आदमी मतलब ऐसी बात कर रहे थे ना, मेरा इसमें थोड़ा देखिए इसको थोड़ा, अगर बुरे आदमी होंगे तो सही संविधान को कैसे चला सकते हैं? अब बुरा जिस संविधान के अंदर ये चीज लिखी है कि कत्लेआम करना लोगों का, तो चाहे वह अच्छा भी आदमी आ जाए वो कत्लेआम करेगा उसका। और जो आदमी जो अगर संविधान के अंदर जो चीज सही लिखी है, अगर आदमी वहां बुरा भी बैठेगा ना पीछे आकर के, तो वो उसको बदल नहीं सकता। संविधान में अगर जो मतलब चतुर सियाने होते हैं फालतू के, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं उसमें। तो ये अंतिम शब्द नहीं है, इनको थोड़ा व्याख्या में दे रखे हैं। अगर एक आदमी कत्लेआम करने वाला बैठा वहां पर, कुछ भी करने वाला बैठा है, तो उससे इस बात की उम्मीद मत रखें कि वो संविधान के हिसाब से चलेगा। उधर संविधान को दबा भी सकते हैं, दफाना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें आरक्षण कब तक मांगते रहेंगे लोगों से, भिखारियों से? खुद आरक्षण देने के लायक बना ना, राजा अपने हाथ में ले, इनको खुद करें भी हम आपको राशन फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे, तो आप खुद राजा बन के बैठे ना। तो इतना कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। राजा बनने के लिए तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा। राजा बनने के लिए सत्ता में आना पड़ेगा, उसके लिए एक होना पड़ेगा। जी जी जी, आज की इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करने की घोषणा करते हैं। और एक मिनट अभी बोल रहे भाई साहब, एक होना पड़ेगा। 70-80 सालों से संगठन चल रहे हैं, ये एक करने के लिए चले थे संगठन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग तोड़ कर रख दिया लोगों को। तो संगठन में जो लीडर बैठे हैं, इनको थोड़ा सुधारे। पहले इनके अंदर सच्चाई ईमानदारी जब तक नहीं आएगी ना, जब मैं 20-50 हजार साल संगठन चला कर रखूँ तब भी एकता नहीं आएगी। जब तक सच्चाई ईमानदारी नहीं अंदर होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सच्चाई ईमानदारी अगर आज ही बना लेते हैं तो आज ही एक हो जाएंगे और कल को आपका आत्मराज होगा। थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को हम यही विराम देते हैं। आने वाले समय में फिर ज्वलंत मुद्दे के साथ में हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मैं हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, साहू जी का, श्यामलाल जी का, व्यास नारायण जी का, और जसबीर भाटिया साहब का, और राजेंद्र बंजारे जी का। और आज के इस कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दें और अपनी कमेंट भी हमें दें, ताकि हम समय समय पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के सामने विषय को लेकर के चर्चा कर सकें। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। थैंक यू।